ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 8 में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगे के पॉइंट्स कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर को आप देखो। 11 से 12 मार्क्स विद ऑप्शन अगर हम बात करें, और 8 मार्क्स का सवाल बहुत बार इस चैप्टर में से आया हुआ है, बट मैनेजेबल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब जो ऑनलाइन इस लेक्चर को कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन के साथ आप लेक्चर कीजिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते तो ऑफलाइन भी डेफिनेटली नहीं होगा दोस्तों। फिर ये सिर्फ फिजिकली आप आके बैठते हो, फिर मेंटली वहां पे नहीं रहोगे। तो आपको अगर सीरियसनेस है तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिए, है ना। बने रहिए, जुड़े रहिए। आपको दिक्कत आ रहा है सर ऑनलाइन में, तो आपको उन्हें पहले ही कहा है कि एक नोटबुक निकालिए, वहां पे जो जो मैं बता रहा हूँ बस हेडर लिखते जाइए और पॉइंट्स को सुनते जाइए। आपको लगा कुछ इंपॉर्टेंट तो लिखते भी जाइए। ठीक है। सो हम लोगों ने कल रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर देखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बाद में हम चार्ट बना के ये भी देख सकते हैं कि इस अटेम्प्ट में इस साल क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं पब्लिक फाइनेंस। जैसे ये चैप्टर हमने शुरू किया दोस्तों, पब्लिक फाइनेंस का मतलब, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, एंड स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड। तो मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, कहाँ पे पैसों को रेज कर रहे हैं, कहाँ से, एंड सो ऑन। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? पब्लिक फाइनेंस। ओके, सो अब हम आज जो जाने वाले, हमने एक्सपेंडिचर तो देख भी लिया। 4 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं जो कल हमने देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। किसी को याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो देखो भाई, और ये देखो, रीड तो करना पड़ेगा, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये 4 खर्चे के प्रकार थे। फिर हमने देखा कि रीजन फॉर ग्रोथ, और रीजन फॉर ग्रोथ में हमने आगे और कुछ पॉइंट्स, 10 रीजन, सॉरी 8 के 10 कितने, 8 रीजन थे ना, 8 रीजन देखे, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट था, पॉपुलेशन का ग्रोथ हो गया, डेमोक्रेसी स्प्रेड हो रहा है, डिफेंस एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, सो ऑन। मतलब इतना कॉमन है अंडरस्टैंडिंग और लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको कभी रटने का भी उसमें जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस चैप्टर को सही ढंग से पहले से एंड तक आपको करना है, इतनी बातें याद रखने करके। आज जो करने वाले, हमने एक्सपेंडिचर में 2 क्वेश्चन देख लिए। अब हम आ रहे हैं रेवेन्यू पे। देखो, जब तक पैसा नहीं आएगा दोस्तों, तब तक सिंपल सी बात है कि हम लोग खर्चा कहाँ पे करेंगे। अगर पैसा है तो खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा करना है तो पैसा लाना पड़ेगा, दोनों में से कुछ भी है। अब इंडिया में तो सिंपल है, हम पहले खर्चा हमारा फिक्स हो जाता है, अब भाई टैक्स बढ़ाओ तो पैसा आ जाएगा यहां से। तो देखते हैं चलो कि क्या सीन है। पब्लिक रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू का मतलब है, अब हम बात करेंगे अर्निंग की। कल के लेक्चर तक, पहले 2 सेशन में, मतलब कल के सेशन में हमने स्पेशली बात की थी पब्लिक एक्सपेंडिचर की। तो पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट हो जाना, अच्छे से लेक्चर्स को देखना, समझना, और देखते अब क्या सीन है करके ना। पब्लिक रेवेन्यू, चलो। Public revenue means aggregate collection of income with the government through various sources। वाह सर, बोले इतना लर्न नहीं रहा तो भी चलेगा बेटा। पहला पॉइंट है पब्लिक रेवेन्यू मींस, मतलब एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम को कलेक्ट कर रहे हैं। कौन कर रहा है सर? विद द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस रिसोर्सेस। गवर्नमेंट अलग अलग सोर्सेस से पैसा कलेक्ट कर रही है। नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं, रेवेन्यू को सिर्फ समझना था, आगे बढ़ो। Public revenue hold the permanent position in the study of public finance, which is part of the study of economics। बोले हाँ सर, आप इसको ना अलग नहीं कर सकते, परमानेंट पोजीशन है पब्लिक रेवेन्यू का। अगर आप पब्लिक फाइनेंस पढ़ रहे हो तो आपको पब्लिक रेवेन्यू पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तो खर्चा हो ही नहीं सकता। चलो भाई ठीक है, बोली बच्चन के लिए सही था। इसीलिए द नेसेसिटी ऑफ पब्लिक रेवेन्यू अराइज ड्यू टू पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम पब्लिक एक्सपेंडिचर करते हैं तो पब्लिक रेवेन्यू का इंपॉर्टेंस अपने आप आ ही जाता है। वन टाइम रीडिंग के लिए इनफ था, इसमें से कोई क्वेश्चन वैसे नहीं आने वाला। बट समझ गया पब्लिक रेवेन्यू क्या है? यस सर। अब आते हैं यहाँ पे जहां पे इंपॉर्टेंट है। द मेन सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू आर एस फॉलो। सबसे पहला है टैक्स से पैसा मिलता है, और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब क्या पता है? आपने कभी फाइन पेनल्टी सुना है ना, कि आपने देखा रहेगा, हेलमेट नहीं पहना, चलो भाई आओ साइड में। मुंबई पे लोकल में अगर आपने टिकट नहीं निकाला, उतरो भाई दो। और अभी मैंने एक न्यूज देखा था कि एक दिन में मुंबई लोकल में या फिर ट्रेन में ट्रेन टिकट ना निकालने की वजह से जितना भी कलेक्शन हुआ ओवरऑल, कुछ तो 17 18 20 लाख का समथिंग अप्रोक्सीमेट जो भी अमाउंट रहेगा, इतना कलेक्शन किया। तो ये क्या हो गया? इनकम ही हो गया ना गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी ये पेनल्टी लगा सकती है। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब ये वन ऑफ द बताया मैंने, ऐसे बहुत सारे। तो ये एक तरीका हो गया जो आप देख रहे हो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, कि हाँ यार नई हेलमेट पहना तो पावती फटती है। तो ये कौन से आता है गवर्नमेंट का? नॉन टैक्स रेवेन्यू। और टैक्स रेवेन्यू में 2 प्रकार है, अब डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहले तो ये लिख लो नोटबुक में,
सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। देखो बेटा एकदम सिंपल सी बात करता हूँ, तुम घर पे हो, लिखोगे नहीं लिखोगे दो हो सकता है। जो लिख रहा है वो सच में अपने हाथ से है ना जेन्यूनली कमिटेड है, जो नहीं लिख रहा है के लिए कर रहा है और किसी को एड़े में निकालने के लिए पढ़ो मत। नोटबुक निकालो, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू में दो है, एक टैक्सेस से पैसा आएगा, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू, और हम पहले टैक्स कंप्लीट करेंगे, छोटा सा पार्ट है। फिर ये आईएमपी क्वेश्चन है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्स क्या है, ये हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले टैक्स पढ़ लेते हैं। ओके एवरीवन, यस और नो? चलो बहुत अच्छे से इसे कंप्लीट करना बेटा, और ये एडवांटेज ये है कि इसका रिकॉर्डिंग आपको बैकअप के तौर पे ग्रुप में ही मिल रहा है, तो अभी तो आप करोगे ही। इन केस आपको लग रहा है कि सर दिस इज ओनली द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एग्जाम है, मैं आपको कह रहा हूँ कि जनवरी में भी आप फटाफट से लेक्चर देख लो कि 1.5 की स्पीड पे, क्योंकि 3 महीने बाद अगर भूल गए तो भी आपको सब रिकॉल हो जाएगा। इसके लिए आप सिर्फ ध्यान दो, चीजों को कंप्लीट करो, तब तक मैं रिवीजन तो लूंगा ही, रिवीजन लेक्चर्स भी आएंगे आपके लिए, बट ठीक है ये अच्छे से समझ लो। लिख लिया बेटा आपने सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, टैक्सेस और नॉन टैक्स। व्हाट इज टैक्स? तो एक डेफिनेशन दिया है प्रोफेसर ताउसी, ताउसिक, ताऊ ताऊ याद है अपने को, ताऊ सिंह, प्रोफेसर ताऊ है, ताऊ, ताउसिक लगा देना, प्रोफेसर ताउसिक। लर्न नहीं करना है, सिर्फ एक बार रीड कर लेते हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। द इसेंस ऑफ टैक्स इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर चार्जेस बाय गवर्नमेंट इज द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट क्विड प्रो को बिटवीन टैक्स पेयर एंड द पब्लिक अथॉरिटी। अब तुमको लर्न नहीं करना है, लेकिन एक शब्द आया है क्विड प्रो को। इसका मतलब क्या है ना बेटा, कि कुछ रिटर्न में ही नहीं मिल रहा है। ये सीए फाउंडेशन में आपने पढ़ा रहेगा कि कुछ देने के बदले में कुछ मिल नहीं रहा है, ये लर्न मत करो। क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स ले रही है, बदले में ये कमिटमेंट नहीं कर रही कि तुमको, अच्छा तुम हमको टैक्स दे रहेगा तो तुम्हारा पेंशन एट रिटायरमेंट के बाद हम आपको कंपलसरी पेंशन देंगे, नहीं। अच्छा तुम टैक्स दे रहेगा, तुमको स्पेशल रोड बना के देंगे, नहीं। अच्छा तुम टैक्स दे रहेगा, तुम्हारे घर में 24/7 बिजली आएगी, नहीं। ऐसा कोई स्पेशल एडवांटेज आपको दिया नहीं जा रहा है। देखो दूसरा, सिंगम का डेफिनेशन करते हैं। सेलिगमन क्या है देखो बेटा, अ टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन, और ये सिंपल, ये वाला डेफिनेशन आप करना चाहो ना तो यही लर्न करो सेलिगमन का, सिंगम का। क्या है सर सेलिगमन? अ टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट। हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देने के बजाय कोई भी स्पेशल बेनिफिट नहीं मांग सकते बेटा, बहुत अलर्ट रहना, सुनना, रिलैक्स रहना, जो मैं बता रहा हूँ आपको सब समझेगा, सिर्फ सुनो मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनो। अभी आपको सवाल पूछा जा सकता है, क्या टैक्स पेड करने के बाद हम गवर्नमेंट से कुछ स्पेशल बेनिफिट मांग सकते हैं? क्या? आंसर इज नो। एक सर्टन लिमिट के इनकम के बाद सॉरी, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख दिया है लिमिट, ठीक है। अब 15 लाख कमाते हो भारत में, तो आपको कंपलसरी टैक्स भरना है, तो ये ऑप्शनल नहीं है। तो देखो एकदम शांति से डेफिनेशन को मैं एनालिसिस करके देता हूँ, वो लर्न अपने आप हो जाएगी, वो तो पार्ट एंड बोलता है ना कि पार्सल है आपका, हो ही जाएगा। लेकिन ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू ये डेफिनेशन लर्न करना है सेलिगमन का, टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन, बोलो मेरे साथ, टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ पर्सन टू द गवर्नमेंट। किसके पास से किसके पास जा रहा है? पर्सन टू गवर्नमेंट। तो यहां तक लर्न हो जाएगा। बोलो एवरीवन, चलो मेरे साथ बोलो, घर पे हो तो भी बोलो, टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट कन्फर्ड। मतलब हम विदाउट एक्सपेक्टेशन, हम कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मांग रहे, उसका सिर्फ टैक्स देना है भाई, आप उसके बदले में स्पेशल बेनिफिट मांग ही नहीं सकते। चलो टैक्स का डेफिनेशन बोलो तो बेटा, क्योंकि अगर ये सवाल ना बहुत अटेम्प्ट से आया ही नहीं है और बहुत छुपा हुआ सवाल है, क्या पता है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स, फॉलोइंग इज द इसेंशियल टैक्स पजेस द फॉलोइंग इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर पेपर में आ गया ना तो आप ही ऐसे बच्चे रहोगे जो अटेम्प्ट कर पाओगे। सवाल क्या होगा? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स। बच्चा बोलेगा ये तो सवाल पूरे इको में नहीं है छुपा हुआ क्वेश्चन है। पहले डेफिनेशन क्या लिखोगे सेलिगमन का? टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट कन्फर्ड। चलो बेटा एक बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो, चलो फटाफट सब मेरे साथ बोलो। भले आप घर पे अकेले हो, लेकिन आपका काम है बोलना, क्योंकि देखो सही ढंग से हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ये। देखो मैं नाम ना वापस दिखाता हूँ आपको, बोले सर बहुत कलर कर दिया। ये क्या है? प्रोफेसर सेलिगमन। A tax is a compulsory contribution. बोलो everybody. A tax is a compulsory contribution from the person to the government without refer to क्या मालिक? Reference to special advantage या benefit conferred.
ये लिखा। और अब मैं आता हूं कि ये जो छुपा हुआ सवाल है इसके पॉइंट आई थिंक सो 4 ही है। यस, यहाँ पे भी कुछ नहीं है ना। यस, यहाँ पे 4 ही पॉइंट है इसके। लेकिन आप लोगों का ना मालिक, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं उतना लिखना। एक पॉसिबल नोटबुक पे लिख लो, ये कुछ पॉइंट खत्म हो जाएगा। ये सवाल छुपा हुआ है, अगर आया तो आएगा, नहीं तो नहीं भी आ सकता, लेकिन अगर आ गया तो आपके मार्क्स बन जाएंगे। देखो, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव तो आते ही आते हैं। पहला पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर? देखो, ऑप्शनल है कि कंपलसरी है, तो अंडरलाइन करना, टैक्स इज अ कंपलसरी कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज लीगली बाउंड टू पे टैक्स इम्पोज अपॉन हिम। अब ये बहुत अवगड़ अवगड़ वर्ड आ गए, इम्पोज अपॉन हिम। इम्पोज मतलब जो उस पर लादे गए हैं, है ना, जो उसको देना ही पड़ेगा। सिर्फ इतना लिखना फीचर में, इट इज अ कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पर्सन टू सिटीजन, इतना लिखा तो भी चलेगा। ये जो ऊपर था ना, ये वाला पहला पॉइंट, टैक्स इज अ कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पर्सन टू द गवर्नमेंट। सॉरी, पर्सन टू द गवर्नमेंट, टैक्स इज अ कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पर्सन टू द गवर्नमेंट। ये पहला फीचर लिख दिया तो भी चलेगा। दूसरा फीचर आप बना दो। ये देखो, ये दूसरा फीचर मैं बना रहा हूं, ये पहला हो गया, दूसरा मैं बना रहा हूं। इफ पर्सन डज नॉट पे टैक्स ही कैन पनिश बाय द गवर्नमेंट। ये दूसरा आप बता दो। अब भाई ऐसे मजाक नहीं, आपने सुना रहेगा रेड पड़ती है, पैसा कई बार पूरा जब्त वब्त करके लेके जाते हैं। पर हमने कमाया था ना, वो ब्लैक मनी क्या होता है सर? जिस पे टैक्स पे नहीं करते वो ब्लैक मनी, अनअकाउंटेड मनी। क्या मजाक मजाक कर रहे हो सर? हमारे डैडी इतना मेहनत कर रहे हैं और टैक्स नहीं दे रहे, तो कल जाके हमारा पैसा लेके जाएंगे। हाँ, अगर आपको कंपलसरी टैक्स स्लैब में आप आते हो और नहीं पे कर रहे हो, तो आपका वो ब्लैक मनी हो गया, अनअकाउंटेड मनी हो गया। तो आपका पनिशमेंट क्या है कि वो बहुत तगड़ा पेनल्टी लगाएंगे आपको। तो लिखो दूसरा पॉइंट, इफ पर्सन डज नॉट पे टैक्स ही कैन बी पनिश बाय द गवर्नमेंट। लगता है तुम्हें बहुत कम बोला ना था कि बहुत फास्ट नहीं जाएंगे, लेकिन जितना भी जाएंगे आप लिख के करो। हम क्या कर रहे हैं? इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके टैक्स के। अब मैं पूछूंगा, सिर्फ नींद में मत रहना। तो कल एक स्टूडेंट को मैंने पूछा क्लास में आने के बाद, बेटा ऑनलाइन लेक्चर किया? वो बोला हाँ सर किया ना। तो बोले कि ठीक है। इन्होंने कौन सा लेक्चर था? बोले उसी का था। वह ढोकले इको का लेक्चर वो सुबह कर रहा है और बोल रहा है क्लास में आके सर उसी का लेक्चर किया आज। तो इस एटीट्यूड से अगर देखोगे फिर तो हो गया बेटा 12वीं। फिर तो भगवान नीचे है तो भी तेरे को क्या ही बचाएंगे, ऐसे मेरे को डाउट है। भगवान ही बोलेंगे तो तेरा देख भाई। समझा? ये 2 पॉइंट हो गए बेटा। चलो, पहला आप लिखोगे फीचर इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, इट इज कंपलसरी कंट्रीब्यूशन। और दूसरा, इफ पर्सन डज नॉट पे टैक्स ही कैन पनिश बाय द गवर्नमेंट। ये लिखा आगे। Tax paid by a taxpayer to enable government to incur expenses in common interest of the society. Yes sir, अभी ये जो ब्रिजेस बनते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनते हैं गवर्नमेंट थ्रू, हाँ, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, वो क्यों कैसे कर पा रहे? क्योंकि हम लोग आम जनता टैक्स भर रही है। गवर्नमेंट कोई कमाने नहीं जा रही है ना। गवर्नमेंट कंपनीज होगी सर, लेकिन मेजर जो इनकम का सोर्स है वो तो लोगों का ही पैसा है। गवर्नमेंट के पास खुद आरबीआई, लेकिन वो ऐसे नहीं बोल सकते कि नोट छाप दो हम खर्चा करेंगे, नहीं। गवर्नमेंट को टैक्स क्यों लेना है? देखो पॉइंट क्या है, टैक्स पेड बाय टैक्स पेयर टू एनेबल। एनेबल मतलब सर उनको सक्षम बनाना है। किसको सक्षम बनाना है? गवर्नमेंट को। एनेबल गवर्नमेंट टू इंकर एक्सपेंसेस इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, कि आप एक सोसाइटी के भले के लिए आप खर्चे करो। दूसरा पॉइंट। तीसरा, that the payment of tax by person does not entitle him to receive any direct and proportionate benefit or service from the government in return for the tax। तो ये भी आपने डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो इट डज नॉट इंटाइटल, मतलब ये अधिकार नहीं देता। किसको अधिकार नहीं देता? जो टैक्स पेयर है, हिम डज नॉट गिव, डज नॉट इंटाइटल हिम, उसको कोई अधिकार नहीं देता टू रिसीव एनी डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट बेनिफिट, कि मैंने टैक्स दिया है तो मेरे को रोड मेरे लिए करो, मेरे घर के सामने अलग से स्ट्रीट लाइट लगाओ, मेरे को पानी 24 घंटे मेरे घर में पानी आने दो, बिजली आने दो, नहीं, कोई भी स्पेशल बेनिफिट मिलेगा नहीं। नाउ लास्ट पॉइंट, टैक्स इज इम्पोज ऑन इनकम, प्रॉपर्टी और कमोडिटी एंड सर्विसेज। तो टैक्स किस पे लगता है? इन चारों बातों पे लगता है बेटा। टैक्स किस पे इंपोज किया जाता है? इनकम, प्रॉपर्टी, कमोडिटी और सर्विसेज। ये ऐसा वाला मैंने क्वेश्चन बताया है जो बहुत अनटच क्वेश्चन है। और मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक्स में टेक्स्ट बुक के नीचे के क्वेश्चन नहीं आते बेटा, ओसी एसपी में आते। टेक्स्ट बुक के बाहर आपको पेपर में कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन इको में आपका नसीब अगर आ गया तो, नहीं तो फिर वो कहीं से भी पूछ सकता है। तो आपको पूछ लिया जाएगा व्हाट डू मीन बाय टैक्स, या फिर बोलेंगे एक्सप्लेन द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स। अब तुमने पढ़ा ही नहीं रहेगा। अब देखो तो कितना सिंपल है। पहला आप बोलो इट इज अ कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन।
दूसरा आप बोलो इफ पर्सन डज नॉट पे टैक्स, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ही कैन बी पनिश बाय द गवर्नमेंट, दूसरा पॉइंट। तीसरा, टैक्स पेड, बोलते ना कि टैक्स इज पेड बाय टैक्स पेयर टू एनेबल द गवर्नमेंट, कि उसका वो खर्चा पूरा कंप्लीट कर दे फॉर द पब्लिक बेनिफिट, कॉमन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। चौथा पॉइंट आप बोलो कि अगर वो टैक्स पे कर रहा है, इसका मतलब उसको स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिल रहे, पर्सन डज नॉट इंटाइटल टू रिसीव एनी डायरेक्ट और क्या प्रोपोर्शनेट बेनिफिट, कि 1 लाख टैक्स दिया तो 1 लाख का मेरे को कुछ तो बेनिफिट दो, ऐसे कुछ वो बेनिफिट रिसीव नहीं कर सकता। और पांचवा पॉइंट लिखना है, टैक्स इंपोज ऑन इनकम, प्रॉपर्टी एंड कमोडिटी एंड सर्विसेज। क्या टैक्स वाला पॉइंट हो गया क्या सबका? आज के लेक्चर में आप सेलिगमन का डेफिनेशन और ये 4 पॉइंट साइड में लिख के रखो बेटा इस पेज का। तो मैं तो बोल रहा हूं कि आपका मतलब क्या ही मैं बोलूं कि एकदम पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे, बाकी मुझे पता नहीं कौन कितना मेहनत कर रहा है। एवरीबॉडी यस और नो? और लास्ट में मैं अटेंडेंस लूंगा, मेरे को सब प्रेजेंट चाहिए एंड तक, और लिख लिख के करो, मैं वापस बोल रहा हूँ। क्या ये क्लियर हो गया टैक्स का क्वेश्चन? हम क्या पढ़ रहे हैं, पब्लिक रेवेन्यू के सोर्सेस, जिसमें हमने पहला क्या पढ़ा, टैक्स। अभी टैक्स क्या होता है वो समझा, टैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन, पर्सन टू गवर्नमेंट, इफ पर्सन डज नॉट पे टैक्स तो गवर्नमेंट क्या करेंगी, पनिश करेंगे। फिर आपने बोला कि टैक्स हम क्यों पे करते, टू इनेबल गवर्नमेंट, कि आपको पब्लिक के कॉमन इंटरेस्ट में क्या कर पाए, खर्चा कर पाए। फिर आप क्या कहोगे कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो यू कैन नॉट डिमांड क्या प्रोपोर्शनेट या जो भी बेनिफिट है, आप वो एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं बोल सकते हो कि आप टैक्स दे रहे हो। और टैक्स किस पे लगता है, इनकम पे, कमोडिटी पे, वगैरह वगैरह। खत्म हो गया बेटा? यस सर। चलो बाकी तो ज्ञान की बातें बाद में देखेंगे। अब आता है टाइप्स ऑफ टैक्स, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ टैक्स तुम्हारा इतना ही है, ये पेज तुम्हारा खत्म होता है। और आज का अभी फिलहाल टारगेट क्या है, 74 नंबर का पेज हमें अच्छे से डन करना है। तो आपके टेक्स्ट बुक में वो हर एक चीज समझो तो दिक्कत नहीं रहेगी, और लर्न हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो, क्या कहा बेटा, टाइप्स ऑफ टैक्स। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वन इज डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। और यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है 1 से 2 मार्क्स के लिए, तो इसलिए शांति से समझिए, आपको बाद में कुछ करना नहीं पड़ेगा। चलो ध्यान दो, पे अटेंशन। सवाल देखना, हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ टैक्स। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस कितने टाइप के टैक्सेस, दो। बोलो क्या क्या, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, पे अटेंशन। इट इज पेड बाय टैक्स पेयर ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी। तो भाई जो भी बंदा अपने कमाए हुए इनकम और क्या बेटा प्रॉपर्टी पे जो टैक्स आता है उसे क्या कहा जाता है, डायरेक्ट टैक्स। इनकम और प्रॉपर्टी क्या कहा जाता है, डायरेक्ट टैक्स। द बर्डन ऑफ टैक्स इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लेविड। बर्डन ऑफ टैक्स सब बताऊंगा बेटा। अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो कमाता है, जिसपे वो लगाया गया वही बर्डन को बेयर करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में बताता हूं मैं, पहले इसका कंपैरिजन बताओ क्या। ये देखो, ये शॉपकीपर है, ये एक व्यक्ति है जो शॉप पे गुड्स खरीदने गया, ठीक है। इसने जीएसटी कलेक्ट किया। अब जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट। हम डायरेक्ट पढ़े, डायरेक्ट में बर्डन किस पे होता है, बोर्न बाय द पर्सन हु इज लेविड। इनडायरेक्ट में किस पे, देखो ए टैक्स कलेक्ट कर रहा है और फिर गवर्नमेंट को पे रहा है, जीएसटी मतलब गवर्नमेंट। जो बेचने वाला व्यक्ति है वो टैक्स बी से कलेक्ट कर रहा है और ए को बेच रहा है, लेकिन अल्टीमेटली बोन कौन कर रहा है, कंज्यूमर बोन कर रहा है। जो बंदा खरीद रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स को बोन करता है, मतलब अल्टीमेटली बियर करता है, ऐसे समझो कि वो उसके खर्चा उसके सर पे आता, लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो कमा रहा है वही देगा, ठीक है। एज वी कैन नॉट ट्रांसफर द बर्डन ऑफ टैक्स टू अदर पर्सन, द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉल ऑन द सेम पर्सन। कि डायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स, डायरेक्ट टैक्स का इंपैक्ट एंड इंसिडेंट्स किस पे आता है, सेम पर्सन पे आता है। फॉर एग्जांपल पर्सनल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये आपको एग्जांपल देंगे, मतलब आपको बोल देंगे पर्सनल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स किस में आता है, बोले डायरेक्ट टैक्स में आता है। इम्पैक्ट इंसिडेंस ऑन सेम पर्सन, बोलो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट ऑन सेम पर्सन, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट ऑन सेम पर्सन, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट ऑन सेम पर्सन। वंस अगेन, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट ऑन सेम पर्सन, दिस इज नॉन एज डायरेक्ट टैक्स, दिस इज नॉन एज डायरेक्ट टैक्स। ये समझा बेटा? यस। नाउ इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, देखो इट इज लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। पहले तो ये लगा दो बेटा, देखो ये पहला लाइन देखना, मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस आता है। मैं बता रहा हूं डायरेक्ट टैक्स, देखना वापस, डायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन
इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन, और इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये पहला डिफरेंस हो गया। लिखो, अंडरलाइन करो, फटाफट से एक्टिव रहो, तो ही ऑनलाइन में आप ज्यादा एंड तक टिकोगे। डायरेक्ट टैक्स हम किस पे चार्ज करते हैं दोस्तों? डायरेक्ट टैक्स हम करते हैं इनकम एंड प्रॉपर्टी, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज पेड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और सेल एंड परचेस ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज। तो जब हम परचेस सेल करते हैं कमोडिटी और सर्विस, तब हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं। जैसे आप बर्गर किंग में जाओ, पिज्जा हट में जाओ, आप जब भी कुछ भी लोगे, आप जब पेमेंट करते हो तभी उसमें जीएसटी भी इंक्लूड होके आता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी आपने देखा रहेगा, ठीक है ना? दिस इनडायरेक्ट टैक्स। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड बाय टैक्स पेयर टू अदर पर्सन। देखो बेटा, डायरेक्ट टैक्स, ये डिफरेंस का पॉइंट हुआ। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते थे, वो सेम पर्सन पे आता था। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप क्या कर सकते हो? शिफ्ट कर सकते हो। देखो अभी यहाँ पे पढ़ो ना तो डिफरेंस अच्छे से हो। तुम डायरेक्ट डिफरेंस करने जाते, कंसेप्ट कुछ होता नहीं, फिर रट्टे बैठते, और वो रटना गलत है। समझ के लर्न रहा तो अच्छी बात है, क्योंकि लर्न तो करना ही पड़ेगा ना, बिना देखे ओपन बुक पेपर थोड़ी ना। तो जो लर्न करते हैं उनको गालियां मत दो भाई, वो तो हक है, वो करना ही है, लेकिन समझो कि तुमने पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स। देखो ये देखो यहाँ पे, द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर, बट द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर टैक्स पेयर। मतलब जो दुकानदार है वो आप पे वो बर्डन डाल रहा है, आपसे वसूल करके गवर्नमेंट को दे रहा है, ठीक है? हिंस इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन डिफरेंट हेड, ये अंडरलाइन करना, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट ऑन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन डिफरेंट हेड। तो आप ये तीसरा पॉइंट लिख सकते हो, ये देखो, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स, यहाँ पे क्या था? ऑन सेम पर्सन, डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या था? इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट ऑन डिफरेंट हेड। तो 2 मार्क्स के लिए अगर सवाल आया डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, आप पॉइंट बना सकते हैं कि नहीं? यस सर। और चौथा एग्जाम्पल का लिख देना, 4 पॉइंट आराम से बना सकते हैं 2 मार्क्स के लिए आप। एग्जाम्पल, न्यूली इंप्लीमेंटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया हैज रिप्लेस ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी, जो भी है खत्म हो गया। 4 पॉइंट आप आराम से बना सकते हैं। पहले मीनिंग बता दो, फिर किस पे बर्डन आ रहा है, वो शिफ्ट हो सकता है नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल इसका क्या था? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इसका एग्जाम्पल है जीएसटी, दैट्स ऑल। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स खत्म। और इसका ना बेटा एकदम, मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स भी अपन देख लेते, क्योंकि यहाँ पे इसमें एमसीक्यूज था, ठीक है? ये पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ तक डन है क्या मालिक? एवरीबडी नॉक नॉक भाई, सब यहाँ पे अलर्ट रहो, पढ़ना है। और मैं आपके लिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ, मेरे को कुछ करना नहीं है कि मैं इतना फटाफट गुजरा रहा हूँ। आप लोग लिख लो अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत हो रही है तो। जो बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ पहले 8 स्टूडेंट रहेगा, उनका ही अटेंडेंस में कंसिडर करूंगा, ओके? और मैं आज ये चेक करूंगा, तो लिखना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इट इज नॉट ऑप्शनल। सिर्फ पढ़ के थियरी नहीं होता है बेटा। अभी लिख लो, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, सर इतना आपने कलर करके रखा है, ये देखो बेटा कलर में हटा रहा हूँ। आपको हर एक पॉइंट अच्छे से देखना है कि डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, इम्पैक्ट। और कुछ सवाल पूछता हूं मैं कि कौन से टैक्स का इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट सेम पर्सन पे रहता है? आंसर इज डायरेक्ट टैक्स। कौन से टैक्स का इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट डिफरेंट पर्सन पे जा सकता है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स कौन से टैक्स का एग्जांपल है? डायरेक्ट। जीएसटी इनडायरेक्ट, ओके। कौन से टैक्स का बर्डन हम दूसरे व्यक्ति पे शिफ्ट कर सकते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। कौन से टैक्स का बर्डन हम किसी दूसरे व्यक्ति पे शिफ्ट नहीं कर सकते, सेम ही व्यक्ति को बॉन्ड करना पड़ता है? डायरेक्ट टैक्स। और अल्टीमेटली आप एग्जांपल लिख ही दोगे, तो 4 पॉइंट आप आराम से बना सकते हो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ओके? चलो, तो आपको डिफरेंस ही आ सकता है ऐसे मुझे लग रहा है, नहीं तो टाइप्स ऑफ टैक्स भी अगर आपको आ गया, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, तो भी अब आपका राइटिंग वाला काम तो आराम से हो जाएगा। देयर आर 2 मेन टाइप्स, वन इज डायरेक्ट, अनदर इज इनडायरेक्ट। क्लियर है बेटा? एवरीबॉडी यस और नो? यस सर। चलो ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज पॉइंट पे सवाल, एमसीक्यूज बेसिस पे सवाल आ रहा है, तो नॉलेज के लिए ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एमसीक्यूज में कहीं तो पूछ सकते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस, ध्यान से, इनडायरेक्ट नहीं, कौन सा बेटा? डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ टैक्स। डिपेंडिंग अपॉन द क्या बेटा? रेट ऑफ टैक्स। ये क्या होता है तुमको बताता हूँ। सपोज मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ बेटा, तो क्या बोल रहा हूँ मैं? बोल रहा हूँ 1 करोड़ रुपया कमा रहा हूँ। कितना? 1 करोड़। और कोई मुझे बोले कि 1 करोड़ का तुम 30% मेरे को दे दो, तो कितना देना पड़ेगा बोलो तो? 30 लाख रुपया मुझे किसी को तो देना पड़ेगा, किसी को मतलब गवर्नमेंट को। तो आज भारत में
ये वाला टैक्स कंपनी पे चल रहा है। अगर फॉरेन कंपनी है तो ज्यादा ही होता है, 30, 35, 40, लेकिन मिनिमम बोल रहा हूं मैं। तो अगर 1 करोड़ कमा रहे प्रॉफिट, तो उसमें से 30 लाख रुपया गवर्नमेंट को टैक्स भरना है। ये आज का रेट है। एक जमाने में 70, 80, 90% भी था। अब बोलोगे क्या मजाक कर रहे हैं? हाँ भाई, मतलब अगर 1 करोड़ कमा रहे हैं तो सर 70 लाख दे देने के, तो हम काम क्यों कर रहे हैं? बेटा ये बहुत ही ज्यादा, बोलते ना कि एक्सप्लॉइट करने वाला टैक्स था, वही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये जो टैक्स के टाइप गिरे वो किस पे से गिरे? रेट ऑफ टैक्स, कि आपका रेट कितना है। चलो पहले प्रोपोर्शनेट टैक्स देखते हैं। प्रोपोर्शनेट मतलब क्या? व्हेन टैक्स इज लेविड एट द सेम एंड कांस्टेंट रेट ऑन ऑल द इनकम, इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्स। ठीक है ना? सेम रेट, मतलब कोई भी इनकम कमाए भी हम लोग 10%, 20%, 30% लगाएंगे, उसको हम प्रोपोर्शनेट टैक्स बोल देंगे। When the tax is levied at the same and constant rate on all the income, it is called proportional tax. दूसरा, प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब क्या? अ टैक्स द रेट ऑफ विच इंक्रीज विद एवरी इंक्रीज इन इनकम। मतलब इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स आप बोल सकते हो, क्योंकि इंडिया में कैसे स्लैब है, कुछ लिमिट तक आपको सिर्फ 5% देना है। फिर आप सपोज टू से 10% देते हो, फिर 20% देते हो। लेकिन आप 10 लाख के ऊपर इनकम कमाने लगे तो आप 30% देते। क्या हो गया सर? और 0% भी बोले, गवर्नमेंट बोला तुम 5 लाख तक इनकम कमा रहे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हर साल ये चेंज होता रहता है, डिपेंड्स फाइनेंशियल ईयर में। बोले कुछ टैक्स मत दो तुम, एग्जांपल है ये एग्जैक्ट नहीं है, 5 से 6 लाख, बोले ऊपर के 1 लाख पे 5% टैक्स दो। बोले 6 से 7 लाख 10%, 7 से 10 लाख 20%, जस्ट एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। बोले 10 लाख के ऊपर कितना भी कमाया, तो बोले 10 लाख के ऊपर जितना कमाया उस पर 30% दो, इस पे 20% दो, 10% दो। तो उन्होंने कहा कि रेट ऑफ रेट ऑफ विच इंक्रीज टैक्स, मतलब क्या? जिसका रेट इंक्रीज होगा एवरी पर्सन के लिए विद इंक्रीज इन इनकम, इसे हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? प्रोग्रेसिव टैक्स। इन इंडिया वी हैव प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो आपको ये आईएमपी करो। इंडिया में बोले कौन सा टैक्स सिस्टम है, तो प्रोग्रेसिव टैक्स है। इंडिया में कौन सा टैक्स सिस्टम है? प्रोग्रेसिव टैक्स है। जैसे जैसे आपका इनकम स्लैब बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो भारत में आप रहे तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया कि प्रोग्रेसिव टैक्स है। कौन सा है? प्रोग्रेसिव। और एक है रिग्रेसिव। इन रिग्रेसिव टैक्सेशन द लार्जर द इनकम ऑफ टैक्स पेयर, द स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स इज लेविड ऑन हिम। जितना ज्यादा इनकम उतना कम टैक्स देना है। बोले इंडिया में तो ये नहीं। Larger the income of taxpayer, the smaller the proportion of tax levied on him. जितना ज्यादा इनकम उतना कम वो टैक्स देगा मुझे। ठीक है? तो एनीवेज, भारत में जाने दो, रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, और पहला क्या था बेटा? प्रोपोर्शनेट। इंडिया में कौन सा टैक्स है? प्रोग्रेसिव टैक्स है। इतना तो आप अभी एमसीक्यूज आप आराम से डन कर सकते हैं। इंडिया में कौन सा टैक्स है? प्रोग्रेसिव टैक्स है। कौन सा टैक्स बेटा? प्रोग्रेसिव टैक्स है। समझ में आया? यस और नो? क्या हम पढ़ रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? अब मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आगे, सिर्फ देखना। अभी हम ये जो क्वेश्चन है अपना, नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्स, और आई थिंक सो यहाँ पे नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्स के बाद बस ये खत्म हो गया। फिर पब्लिक डेट आएगा, वो ज्ञान की बात उन्होंने बॉक्स में की है, डू यू नो जीएसटी क्या है वगैरह वगैरह। तो मेरा कहना क्या है, हमने कल एक्सपेंडिचर किया। अब ध्यान से देखो, हाँ? ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक एक्सपेंडिचर में आपके 2 सवाल थे। कौन से 2 सवाल थे बेटा? एक सवाल था आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर में कि क्लासिफिकेशन क्या है, और आपने क्लासिफिकेशन में क्या देखा बेटा? एक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, तीसरा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, और चौथा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहां से कोई तो एक सवाल आ सकता है। मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर में एक आईएमपी सवाल है। क्या आईएमपी सवाल है? रीजन फॉर ग्रोथ, रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि क्या क्या रीजन है, और उसके 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट, स्प्रेड इन डेमोक्रेसी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, डिफेंस में खर्चा कर रहे हैं, सो ऑन। ये 2 क्वेश्चन किसके थे? पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिर आज हम आए पब्लिक रेवेन्यू पे। आज हम आए बेटा पब्लिक रेवेन्यू पे। पब्लिक रेवेन्यू में आप ध्यान से देखिए, हमने क्या पढ़ा कि आपके 2 सोर्सेस है, एक टैक्स और एक क्या बेटा? नॉन टैक्स। अब ध्यान से समझिए, क्या पढ़ा तुमने वो बहुत जरूरी है कि आपको याद आ रहा है कि आज के लेक्चर की बात हो रही है। नॉन
अभी हमने टैक्स ही पढ़ा है। टैक्स में हमने क्या किया, पहले तो हमने टैक्स का डेफिनेशन देखा, सेलिगमन का, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पर्सन टू गवर्नमेंट, ठीक है ना, विदाउट रेफरेंस ऑफ एनी स्पेशल बेनिफिट करके, ठीक है, डेफिनेशन। फिर हमने फीचर्स भी देखे, और वो फीचर्स कुछ तो उन्होंने चार दिए थे, 1 2 3 4, ऐसे हम चार्ट बना लेंगे इसका। ये आज के लेक्चर में अभी हमने देखा फीचर्स। फीचर में देखा पहले टैक्सेस कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, स्पेशल बेनिफिट नहीं मांग सकते हो, अगर टैक्स नहीं दिया तो गवर्नमेंट आपको पेनल्टी लगाएगा, एंड सो ऑन, ये देखा। फिर टैक्स में हमने दूसरा पॉइंट देखा, टाइप्स। और टाइप्स में कितने टाइप्स देखे बताओ तो, एक बेटा डायरेक्ट टैक्स, और ये डिफरेंस आता है 2 मार्क्स के लिए, डायरेक्ट टैक्स, और एक क्या देखा, इनडायरेक्ट टैक्स। देखो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम बना के वैसे ही करेंगे बाद में, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर अगर कवर हो रहे ना, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं ऑल ओवर महाराष्ट्र की बात करूँ ना बेटा, एक ही दिक्कत है कि इकोनॉमिक्स बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है ना, तो पढ़ा के खत्म हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आपको बताओ कि 10 दिन में इको में पूरा खत्म कर, अभी तो देखो आप रेगुलर लेक्चर में हो, रिविजन में आप आओगे, एक दिन 1 आवर पूरा चैप्टर डन एकदम प्रॉपर ऐसे चार्ट में। लेकिन रेगुलर सेशन करना बहुत जरूरी है, और आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर आएगा अगर आप रेगुलर एंड तक करो ये चार्ट, तो मतलब आप बोलोगे सर इसमें से ही आएगा, यही से सवाल आ सकता है। और इसमें हमने नीचे देखा प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनेट टैक्स, तो भारत में कौन सा टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, ये यहां तक हमने पढ़ा है। नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्स, ये आईएमपी क्वेश्चन है। अब देखो दो आईएमपी क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक रीजन फॉर ग्रोथ, एक्सपेंडिचर का रीजन फॉर ग्रोथ आईएमपी बनता है जो 8 मार्क्स के लिए आ सकता है, नहीं तो फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो 8 8 मार्क्स के सवाल, ये दोनों है। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, समझ में आया क्या? और हमको ये नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस को कंप्लीट करना है बेटा। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आपको? मतलब देखो लेक्चर भले हम रेगुलर बेसिस पे, ये बहुत ही रेगुलर बैच है, ठीक है, इसमें अभी दिसंबर में, जनवरी में वी विल प्लान की पूरा पूरा मतलब तुम्हारा कोई भी चीज, मैं ये तो कमिट करता हूं आपको कि 12वीं लेवल पे आप लोगों को जितना मैं परफेक्शन से यहाँ पे करा के दूंगा, एंड में आपको कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली, ये मेरा गारंटी है। लेकिन तुम एंड तक करो, क्योंकि तुम्ही ने अगर नहीं किया तो फिर क्या फायदा। रेगुलर करो, समझ लो, जब रिवीजन होगा तो और भारी समझेगा, जब चीजें यूट्यूब पे आएगी सब होगा, तुमको ऑफलाइन में होगा, ऑनलाइन होगा, सब चीजें होगी, लेकिन अब जब चल रहा है तब प्रेजेंट पे फोकस करो। ओके, तो ये कल करेंगे अपन नॉन टैक्स रेवेन्यू, आज नहीं, लेकिन आज तक जितना किया है, अब तक जितना किया है, उतना आप वापस से रिवाइज करो, तो चीज बनेगी, तो बात बनेगी। और जैसे चैप्टर मेरा खत्म, आपका भी खत्म। अब आप बोल दो सर की टेस्ट भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं हमको। ओके, चलो अब अटेंडेंस दे दो मुझे फटाफट से। यस सर, प्रेजेंट सर, जो भी आप पोस्ट कर रहे हो करो, लास्ट कमेंट नीरज का है, तो उसके बाद जो भी कमेंट आएगा मैं काउंट करेगा, ठीक है, काउंट करूंगा मैं, तो फटाफट से अटेंडेंस शेयर कर दो, और इतने क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं आज। ओके, संस्कार इज प्रेजेंट। ओके, क्विकली, तेजल इज प्रेजेंट, यश पाटिल प्रेजेंट, नीरज प्रेजेंट, ज्योत्सना, सादिया, मनीषा, आदित्य, अंचित, वेरी गुड अंचित भाई, वेरी नाइस, सारे लेक्चर करो तो आप डेफिनेटली अच्छा। कृषित कुमार इज ऑल्सो प्रेजेंट, वाह, अभी अभी आया बेटा लास्ट में प्रेजेंट देने का, क्योंकि 10 के बाद 13 3 बच्चे तो लास्ट में है। महक इज प्रेजेंट, नीरज के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 बच्चे देख रहे होंगे, थोड़ा पीछे रहेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। तो दिस इज भेज दो फोटो। चलो, थैंक यू सो मच बेटा, आप इतना क्वेश्चन अभी चार्ट जो बना है आप भी बना लो ये चार्ट, ठीक है, पहले से अच्छे से करना है। पब्लिक फाइनेंस का मतलब सिर्फ देखा था, उसके बाद तो हम एक्सपेंडिचर पे आए, रेवेन्यू पे आए, पब्लिक रेट सिंपल है, और हो जाएगा ये चैप्टर अच्छे से, ठीक है। और टेंशन मत लो, बहुत सुपर करवा के दूंगा, सिर्फ पढ़ो, लाइव कनेक्ट करो, एंड तक रहो, और लिखते रहो, इतना ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू।